ज़ुबिया अपनी जगह परेशान थी। शम्स ने मुन्नी के ज़रिए ख़त पर ये पैगाम भेजा कि वो ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर ले, मौका मिलते ही उसे भगा ले जाएगा। ये पढ़कर ज़ुबिया की जान हवा हुई थी। बाप भी सख्त मिजाज का था और भाई तो ज़िंदा मार डालता। ख़त ने कई टुकड़े करके फेंक दिया कि अगर किसी के हाथ भी लग गया तो वो तो बिन बिन मौत ही मारी जाएगी। बेबसी ही बेबसी थी। जानती थी कि घर के दहलीज पार करते ही वापसी के रास्ते बंद है। इतनी बेबसी थी कि वो रोने लगी थी, भागना नहीं चाहती थी, ना ही बाप भाई की इज़्ज़त से खेलना चाहती थी। लेकिन ये भी सच था कि शम्स की मोहब्बत में जिस कदर आगे जा चुकी थी, इससे बेवफ़ाई नहीं कर सकती थी। चश्म व पंच में मुतला थी, आँसू ही थे जो आँखों की राह से निकल गए, दिल के बोझ को कम करना चाहते थे मगर नाकाम थे। अब्दुल बासित कमरे में दाखिल हुआ तब भी आरा का सांस पूरी तरह से फूला हुआ था। वो लंबे लंबे सांस लेकर खुद को एताल पर लाने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पे कई रंग थे, खुशी के चाहत की उमंगे थी कि दिल में मचल रहे थे। अब्दुल बासित मुतज़िब सा था कि आरा ने इसे क्यों बुलाया। आज तो खाली जेब था, वो बस दिल के हाथों मजबूर होकर इसका रस देखने चला आया था। खड़े काहे हो बाबू, आओ ना यहाँ बैठो आरा के पास। अब्दुल बासित को दरवाजे के पास खड़े देखकर इसने कहा। अब्दुल बासित खरामा खरामा चलते हुए इसके पास पहुंचा था। बैठो ना बाबू, काहे घबरा रहे हो? आरा इसके चेहरे की परेशानी भाप कर बोली। वो जी आज सिर्फ रक्स देखने आया था, पैसे नहीं है जी मेरे पास। अब्दुल बासित की बात पर खिलखिलाकर हंसी थी कि जलतरिन थी। आज वो आधे घूंघट में नहीं थी। बैठ जाओ बाबू, आरा के मेहमान हो तुम, आज के बाद पैसों की बात ना करना। अब्दुल बासित इसे हैरत से देखता हुआ उसके सामने बैठ गया। जी मैं समझा नहीं। बाबू आज के बाद तुझे इजाज़त है, बिना रुपये आना दिए तू मेरे पास आ सकता है। अम्मा से कह दूंगी मैं तुझे कभी ना ही रोकेगी। लेकिन मुझ पे ये मेहरबानी क्यों? किस वजह से? अब्दुल बासित के चेहरे पे हैरानगी के सिवा दूसरा कोई तासुर नहीं था। बस आरा को अच्छा जो लगा है तू, इसलिए। आरा के मुँह से ही सुनकर अब्दुल बासित के चेहरे पे मुस्कान सी आ गई। मुझे भला अच्छा क्या था? मैं तो आपके हुस्न पे पैसे भी वारने के काबिल नहीं कि हुस्न का सदका ही उतार दूँ। अब्दुल बासित ने ताज्जुब से कहा, तुझे क्या खबर बाबू कि आरा के लिए तू क्या हो गया है? पैसे लुटाने वालों के पास तो सिर्फ लाल नोट है जो वो लुटाते हैं। तेरे पास तो बड़ा खूबसूरत दिल है, बड़ी पाकीज़ा नज़र है। तू देखता है तो लगता है इज़्ज़तदार हूँ मैं। तू बात करता है तो लगता है बड़ी मुअत्तर हो गई यारा। यहाँ रहने वाली औरत पर नोट तो सब लौटाते हैं और बदले में लूट कर चले जाते हैं। लेकिन तू कुछ और ही है बाबू। तू मुझे आरा समझ नहीं पा रही थी कि दिल की कैफ़ियत को कैसे बयान करे। मैं क्या दे सकता हूँ किसी को? अब्दुल बासी इत्तेहाई मुस्कुराया था। खाली जेब इंसान की औकात ही क्या होती है? कुछ भी तो नहीं। अच्छा चल ये बता, मैं तुझे अच्छी क्यों लगी? छोरियाँ तो और भी बहुत सी हैं यहाँ और सारी ही हसीन हैं। बड़े इश्तियाक से उसने पूछा। आरा की आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने आपके अलावा किसी को देखा ही नहीं। आप पर नज़र पड़ी फिर पलटना भूल गई। गई किसी और की तरफ उठी ही नहीं। अब्दुल बासित ने सच कहा था। आरा की मुस्कान पर डिम्पल ठहरा हुआ था। अब्दुल बासित की नज़र डिम्पल पर थी। नाम का है तेरा? दूसरा सवाल इससे भी ज़्यादा बेताबी से पूछा गया था। अब्दुल बासित। इसके नाम सुनकर आरा धीमा से मुस्कुराई थी। लंबा चौड़ा नाम है, पक्का मौलवियों जैसा। आरा की बात पर वो मुस्कुराया था। मौलवी का बेटा हो तो नाम तो ऐसा ही होगा। मैंने कभी मौलवी नहीं देखे बाबू, यहाँ नहीं आते ऐसे नेक लोग, बस कभी कभी टेलीविज़न देखो तो किसी ड्रामे में नज़र आ जाते हैं। अब्दुल बासित को लगा इसने आकर गलती कर दी। ये वाकई नेक लोगों की जगह तो नहीं थी। फिर सामने बैठी लड़की ने भी चेता दिया, इसलिए अपना आप बेमायनी सा लगा। मैं अब जाऊँ? अब्दुल बासित ने इजाज़त मांगी तो आरा तो बड़ी लंबी बातों की भूत में थी। अगर मैं कहूँ कि ना ही जाओ तो तू रुक जाओगे आरा के लिए? आरा की बात पर वो मुतहिर हुआ था। रुक नहीं सकता, देर हो गई तो अब्बा पूछेंगे और झूठ ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। ज़बान लड़खड़ा जाती है, जल्दी पकड़ा जाता हूँ। अब्दुल बासित की बात पर वो हंसी थी। ठीक है जा चला जा बाबू। अब्दुल बासित खड़ा हो गया लेकिन जब के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो आरा ने फिर से पूछा, सुन जी? वो पलट कर से देखने लगा। कल आएगा ना? बड़ी आस थी इस महाजबीन की आंखों में। अब्दुल बासित का दिल यकबारी से धड़का था। पता नहीं दिल को संभाल कर नजर चुरा कर बोला था। आरा का हर अंदाज से हैरान कर रहा था। कल जरूर आना। एक और हैरान कुन ख्वाहिश इसके कानों ने सुनी थी। वो क्यों? बड़े ताज्जुब से माथे को सिकुड़ कर इसने पूछा।
بس ایویں آ جانا اور ہاں شام کو آنا، اپنے ہاتھوں کی چائے پلاؤں گی تجھے۔ بابو نیلو کہتی ہے آرا تیری چائے میں نشہ ہے، جسے لگ جاوے وہ روز پینے آوے تو آئے گا نا بابو۔ آرا انتظار کرے گی تیرا۔ آرا کی بات پر اس نے حیرت سے سر اس بات میں ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ آرا کا رویہ، اس کی باتیں عبدالباسط کے لیے انوکھی تھی۔ پوری رات وہ اس کی باتوں میں کھویا رہا، مسکراتا رہا۔ وہ بری عورت تھی، وہ جانتا تھا۔ غیر مردوں سے تعلقات بھی تھے، یہ بھی اسے معلوم تھا۔ کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا، لیکن پھر بھی معصوم تھی۔ اس کا قصور بس یہ تھا کہ اس ماحول میں پیدا ہو گئی تھی۔ دل کی اچھی تھی، آنکھوں میں پیسوں کی چمک نہیں تھی۔ پہلی بار جب عبدالباسط کے ہاتھ پکڑ کر اسے ہاتھوں پہ چھالے دیکھے تھے تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ بڑی لگاوٹ سے اس کے ہاتھ چھالوں پر اپنی نازک سی انگلیوں کے پوروں سے اس کی ہتھیلی کے چھالوں کو چھوا تھا۔ عبدالباسط کو لگا کسی نے مرہم لگا دیا ہو۔ کیا رشتہ تھا اس کا؟ اسے کوئی بھی نہیں، پھر بھی اس کے زخم دیکھ کر درد اس کی آنکھوں میں تھا۔ پہلی ملاقات تھی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ محبت ہو گئی تھی۔ چند لمحوں میں بس اس لڑکی کا دل نرم تھا۔ جتنی دیر عبدالباسط نے وہاں گزاری وہ لمحہ بھر ہلی نہیں تھی اپنی جگہ سے۔ اگر وہ دیکھنے کا طالب بن کر آیا تھا تو وہ مجسمہ مورت بنی بیٹھی رہی تھی۔ اللہ کی خوبصورت تخلیق تھی وہ لڑکی، دل کی بھی اچھی تھی، بس قسمت سے مار کھا گئی تھی۔ پھر اسے بری کیوں لگتی؟ اگلے روز وہ کوٹھے پر نہیں گیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد بیان سننے لگا۔ آج ابا کی جگہ کوئی اور مفتی صاحب بیٹھے تھے۔ عشاء سے پہلے ایک رئیس نواب انہیں مسجد میں تحفے ہدیہ دے کر اپنے گناہوں کی بخشش کا کہہ کر گیا تھا، اور ساتھ یہ بھی اس کے کام میں خیر و برکت کی دعا کی جائے۔ مفتی صاحب نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ دعا اس کاروبار کے لیے جو سراسر سود پر مبنی تھی، اور گناہ وہ کہ جس پہ رجم کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ محلے میں رہنے والے اس رئیس کی حرکتوں سے سبھی واقف تھے۔ کیسے ممکن تھا کہ مفتی صاحب انجان ہو؟ لیکن بس طوطا چشمی اختیار کیے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کا بیان شروع ہوا۔ ہمارا دین ہمیں عورت کی عزت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے آخری خطبے میں فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو یا بیٹی یا پھر کوئی غیر عورت بھی ہو۔ عزت کی حقدار ہر عورت ہے، احترام کا حق رکھتی ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال پوچھوں؟ عبدالباسط کی آواز پر مفتی صاحب نے اشارے سے اجازت دی۔ وہ باادب کھڑا ہو گیا۔ میرا سوال ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے علاوہ غیر عورت کے بارے میں ہے۔ کیا عورت کی عزت کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ معاشرہ اسے عزت کے قابل سمجھتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے میاں؟ عورت ہر حال میں قابل عزت ہے، تو کیا بازار حسن کے کوٹے پہ بیٹھنے والی عورت بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے؟ اس سوال پہ وہاں بیٹھے سب نفوس کی نظریں بے ساختہ عبدالباسط پر پڑی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ مفتی صاحب کے ماتھے پر کئی لکیریں پڑی تھیں۔ کیوں، وہ بھی تو عورتیں ہی ہیں۔ دیکھو میں شریف عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں مفتی صاحب، جب اسلام ہر عورت کی عزت کا، احترام کا حکم دیتا ہے تو اس میں سب شامل ہے، شریف بھی اور بدکار بھی۔ دیکھو میں ان خواتین کے متعلق بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں، ان کا نام لینا بھی مجھے گالی کے متعارف لگتا ہے، زبان ناپاک سی لگنے لگتی ہے۔ بہتر ہوگا تم یہ بات ہی نہ کرو، مفتی صاحب نے ناگواری سے کہا۔ مفتی صاحب یہ جو صاحب کچھ دیر پہلے یہاں تشریف لائے تھے، آپ کو ہدیے میں کافی تحفے دے کر گئے ہیں۔ پورا محلہ جانتا ہے ان کی کمائی سود پر ہے، اور ایسی عورتوں کے پاس بھی جاتے رہتے ہیں جن کا ذکر بھی آپ کو گالی کے متعارف لگتا ہے۔ یہ بات عام ہے، سب کو معلوم ہے کہ ویسے آپ کیسے ہیں، آپ سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ انسان کا اپنا فعل ہے، ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ مفتی صاحب نے نظریں چرائی تھیں۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، ہر انسان اپنی عمل کا جواب دہ ہے، لیکن کیا وہ شخص مسجد میں آنے کا حق رکھتا ہے؟ یہ جگہ تو بہت پاک ہے۔ اللہ نے مسجد کے دروازے سب کے لیے کھول رکھے ہیں، گناہگاروں کے لیے بھی کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں۔ تو کیا یہ وصف ہمارے اسلام میں صرف مردوں کے لیے دی ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ سود خور شخص تحفتاً کچھ دے جائے تو جائز، وہ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہوئے بھی مسجد میں آ جائے تو جائز، اور عورت اگر ویشیا کے گھر میں جنم لے اور ویشیا بن جائے تو ایسی گالی کی زبان ناپاک۔ یہ سلام نہیں مفتی صاحب، سلام یہ معاشرہ ہے، کیونکہ اللہ نے تو ایسی عورت کو بھی ایک خارجی کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیا تھا جو جسم فروش تھی۔ وہ کائنات کا خالق ہے، جسے چاہے بخش دے۔ میرے رب نے تو کفن چوروں کو بھی بخشا ہے۔ جی ہاں ٹھیک کہا آپ نے، وہ کائنات کا تخلیق کار ہے، جو چاہے کر دے، جسے چاہے بخش دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زناکار عورتوں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا ہے۔
ترجمہ: ہشام نے مجھے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی۔ کہا، مجھے ابو قلابہ نے حدیث بیان کی کہ انہیں ابو محل نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ قبیلہ یہمینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ وہ زنا سے حاملہ تھی۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں شرعی حد کی مستحق ہو گئی ہوں، آپ وہ حد مجھ پر نافذ فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلوایا اور فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب یہ بچے کو جنم دے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کے کپڑے پر اس پر کس کر باندھ دیے گئے تھے۔ پھر آپ نے حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کی، اللہ کے نبی، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے حالانکہ اس نے زنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس نے یقیناً ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 گھروں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ اور کیا تم نے اس سے بہتر کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 4433۔ مفتی صاحب، سزا اس لیے دی گئی ہے تاکہ باقی لوگ کفارہ کا ارتکاب نہ کریں، ایسے گناہ سے باز رہیں، لیکن اس عورت کے ساتھ بدسلوکی سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو بظاہر اس کو آباد تو مردوں نے کیا ہے، ان کی حوث نے کیا ہے، پھر گندی گالی عورت کیوں ہے اور مرد باعزت کیوں ہے؟ اگر ہمارا معاشرہ ایسے مرد کو باعزت کہتا ہے جو سود خور ہو، زناکار ہو، تو پھر وہ عورتیں بھی قابل احترام ہی ہوئیں جنہیں ہم ذکر کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ ہم انہیں عزت کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں مفتی صاحب، میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ عبدالباسط کی بات پر مفتی صاحب نے پہلو بدلا تھا۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، میں چلتا ہوں۔ مفتی صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ یہاں ذکر ان کا کیا گیا جو چند سکوں کے لیے فتووں کو بدل دیتے ہیں، اس میں ہر عالم دین شامل ہے، لہٰذا اعتراض نہ اٹھایا جائے۔ لڑکوں نے حیا کو اکیلا دیکھ کر پہلے تو گاڑی کا ہارن دے کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جان بوجھ کر رخ موڑے بیٹھی رہی۔ پھر وہ لڑکے گاڑی سے باہر نکل گئے، اس کی گاڑی کو نوک کرنے لگے۔ چہرے سے ہی اوپاش قسم کے لگ رہے تھے۔ حیا مزید خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن جب حیا مسلسل منہ موڑے بیٹھی رہی تو روان لڑکوں نے شیشوں کو زور سے بجانا شروع کر دیا۔ حیا کی جان نکلی تھی، وہاں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ اس وقت اکیلی تھی جب ان لڑکوں کی کوشش تھی کہ کھڑکی کا شیشہ ہی توڑ دیں۔ حیا نے موبائل سے فوراً دوبارہ سے ڈرائیور کو کال کی، لیکن گھبراہٹ اور خوف سے وہ فون نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی سوچ بوجھ ہی جیسے گم سی ہو گئی تھی۔ دوسرے دروازے سے باہر نکل کر بھاگنے لگی۔ وہ لڑکے اب اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لمبی میکسی کو دونوں ہاتھوں سے اونچے کیے بھاگ رہی تھی۔ فل میک اپ اور فینسی لباس، ہیل پہنے وہ رو رہی تھی۔ سامنے سے آنے والی گاڑی سے سامنے وہ کھڑی ہو کر ہاتھ ہلا کر روکنے لگی۔ گاڑی اس کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ وہ جلدی سے فرنٹ سیٹ کے پاس آ گئی۔ شیشہ نیچے ہوتے ہی سامنے ارتضیٰ کو دیکھ کر وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ سر پلیز مجھے بچا لیں، وہ لڑکے مجھے، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ چہرے پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ فرنٹ سیٹ پر رومان بیٹھا تھا۔ اب وہ لڑکے بھی ارتضیٰ کی گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ حیا اب گاڑی میں بیٹھے۔ ارتضیٰ کے کہنے پہ حیا نے پچھلی نصف کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئے۔ وہ انکل بیچ میں مت آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ایک لڑکے نے شراب میں جھونکتے ہوئے ارتضیٰ کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بھرم دکھانے کی کوشش کی۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دوسرا لڑکا کچھ ہوش مندی میں تھا، اس لیے آگے بڑھا۔ دیکھ، لڑکی کو ہمارے حوالے کر دے ورنہ۔ اس لڑکے نے جیب سے ٹیٹی نکال لی۔ حیا کی خوف سے چیخ نکلی تھی۔ دوسری چیخ رومان کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ پسٹل اب ارتضیٰ کے سینے پہ رکھی گئی تھی۔ گھبرا تو وہ بھی گیا تھا، ایسا کوئی بدمعاش تو وہ تھا نہیں کہ ایسے لڑکوں سے نپٹتا جانتا، مگر یوں کسی پریشان لڑکی کو بھی ان لڑکوں کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھو یہ لڑکی میری، ارتضیٰ کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوتی کہ اس لڑکے نے ایک لی، تیری بہن بیٹھی بھی کہ تو باہر نکال اسے اور چلتا بن ورنہ تیرے سامنے اسے بے آبرو۔ اس لڑکے نے جو لفظ ادا کیے شاید سننے کے قابل نہیں تھے۔ ارتضیٰ شاید ہوش مندی میں سب نہ کرتا جو ان کے گھٹیا لفظوں کی وجہ سے طیش میں آ کر گیا تھا۔ اس نے بنا آؤ تاؤ دیکھے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ شرم نہیں آتی ایسی بیہودہ بکواس کرتے ہوئے؟ وہ لڑکے پہلے ہی نشے میں تھے، اس لیے اچانک سے پڑنے والے موقعوں کی تاب نہ لا سکے۔ پسٹل بھی ہاتھ سے گر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکے کچھ دور جا کر گرے، ارتضیٰ نے وقت ضائع کیے بنا گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر کے اس کی سپیڈ بڑھا دی۔ گاڑی منٹوں میں چرچرائے ٹائر کی آواز سے آگے بڑھ گئی۔
हया का रुका हुआ सांस बाहर हुआ था। रुमान तो अभी तक इस वजन में था। कुछ पल किसी को किसी बात का होश ही नहीं रहा था। लेकिन 5-10 मिनट की ड्राइव के बाद इर्तिजा ने खुद को संभाला था। हया कौन थे ये लड़के और आप इस वक्त तन्हा यहाँ क्या कर रही थी? लहजे में वाज़ेह सख्ती थी। हया को तो अपने इस सर के सामने पहले खौफ से जान निकलती थी और इस वक्त तो पहले से अच्छी खासी हवास बख्ती में थी, इसलिए बहुत आसान काम था जो इसने शुरू कर दिया था, और वो था गला फाड़ के रोना। बह बह करते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगी थी जिसे किसी ने चॉकलेट छीनी हो। रुमान भी हया के रोने पे हवासों में आ चुका था। इर्तिज़ा मजीद घबरा गया था। सर वो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मुझे क्या पता था कि सब हो जाएगा, मैं तो घर जा रही थी। ओके हया प्लीज़ नाउ प्लीज़ के कीप क्वाइट, रोना बंद करें अपना और घर का एड्रेस बताएं। इर्तिज़ा पूछ कर पछता रहा था। पहली बार यूँ गला फाड़े किसी लड़की को देख रहा था। ज़रा सा सुलझापन नहीं था इस लड़की में। F10 में बेंगलोर नंबर 214। रोते हुए हया ने बड़ी तेज़ी से घर का पता बताया था। पूछना तो इर्तिज़ा इससे बहुत कुछ चाहता था, मगर एक तो रुमान की मौजूदगी में बात करना मुनासिब नहीं था, फिर इसका पिचकाना तरीके से रोना इसे ज़िद करने लगा था। किस मुसीबत में फंसी जा रही थी, शायद इस बात की संगीनी का इसे अंदाज़ा नहीं था। आज इत्तेफाक से वो वहाँ से गुजरता, अगर ये इत्तेफाक ना होता तो क्या होता इसके साथ। न जाने लड़कियों को इतनी आज़ादी दी ही क्यों जाती है कि रात के इस पहर मुँह उठाए कहीं भी चली जाए। इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ रात के 2 बजे सन्नाटे का राज होता है, फिर इलाका भी सुनसान। इर्तिज़ा ने दोबारा हया से कोई सवाल नहीं किया, बस गाड़ी इसके घर के सामने खड़ी कर दी। हया को डर सिर्फ तब तक ही लगा था जब तक वो लड़के इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इर्तिज़ा ने इन्हें मार धाड़ कर गाड़ी चलाई थी, हया का डर भी जाता रहा था। फिर तो उसे एकदम ही सब अच्छे लगने लगा था, किसी फिल्मी सीन की तरह, की सिचुएशन की तरह। लड़की सच बचाती हुई भागती हुई एक गाड़ी से टकरा जाती है। हीरो विलन की धुलाई करता और हीरोइन की जान बचाता है, फिर लव स्टोरी शुरू हो जाती है। ये हीरो तो नहीं था, काश के अरसल आ जाता तो बिल्कुल बात बिल्कुल फिट लगती मेरी स्टोरी। भला ये अंकल टाइप हीरो कहाँ से हया के साथ जचता है? हीरो तो अरसल ही होना चाहिए। अभी हया अपने साथ हीरो की एक्टिंग के बारे में ठीक से सोच भी नहीं पाई थी कि जब इर्तिज़ा का खरत लहजे में पूछे जाने वाले सवालों पर वो अपने ट्रांस से निकली थी। अब क्या बताती, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से फंस गई थी। इसलिए ड्रामा शुरू हो चुका था। ज़ोरों-क़तार आवाज़ बुलंद वो रोने लगी ताकि सवालों का सिलसिला ही रुक जाए। हुआ भी वही था। इर्तिज़ा ने मज़ीद सवाल नहीं किए थे, लेकिन हया ये भूल बैठी कि वो जितनी भी चालाकी दिखा लेती तो उसकी शागिर्द था। जैसे ही अपने बंगले के सामने गाड़ी की रुकी, फ़ौरन से नीचे उतरकर इर्तिज़ा का शुक्रिया अदा किया ताकि वो वहाँ से चलता बने और हया के कारनामे की कानो-कान इसके घर वालों को खबर ना हो। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपको चाय का ज़रूर पूछती, लेकिन रात के 2 बजे तो आप यकीनन अपने घर ही जाना चाहेंगे। ओके बाय, थैंक्स अगेन। अजलत में इसने ये जुमले अदा किए थे, लेकिन इर्तिज़ा भी गाड़ी से उतर चुका था। सबसे पहले तो इसे अपनी शॉल उतार कर हया को दी, पहने से। हया ने हैरत से इसे देखा, फिर मरवतन शॉल लेकर खुद पर लिपटी। हाँ, बेल दे दें हया, मुझे आपके वालिद से मिलना है। इर्तिज़ा की बात पर हया की आंखें फैली थी, होश उड़े थे। रात को 2 बजे दबे पाँव सूबिया छत पर पहुंची थी, जहाँ पहले से शम्स इसका इंतज़ार कर रहा था। खौफ के मारे सूबिया की आधी जान निकली थी। शाम को मुन्नी के हाथ से रुका लेकर जब इसने पढ़ा तो शम्स का पैगाम पढ़कर होश उड़े थे। रात के 2 बजे से सूबिया को छत पर बुलाया था। दीवार के साथ दीवार मिली हुई थी, इसलिए मुश्किल नहीं था शम्स का दीवार फलांकर सूबिया की छत पर आना। काली बड़ी सी चादर उड़े वो खौफ के मारे उड़े हुए रंग से शम्स को खौफज़दा आँखों से देख रही थी। डर था कहीं कमाला ऊपर ना आ जाए, वरना जान से मार डालेगा इसे भी और शम्स को भी। शम्स इस वक्त आधी रात को क्यों बुलाया मुझे? डरी सहमी आवाज़ से वो धीरे धीरे बोल रही थी। याद सता रही थी तुम्हारी। आंखें बंद करते ही तुम नज़र आने लगती हो, फिर कम वक्त नींद नहीं आती, इसलिए सोचा जब रत जगह करना ही है तो सुबह के साथ यूँ ना करूँ। इस वक्त इस खौफ की हालत में शम्स की मुस्कुराहट और टिकेलियाँ ज़ूबिया को जहर लग रही थी, मगर वो बड़े मूड में था। मेरी जान निकल पड़ी है शम्स, तुम हंस रहे हो, जा रही हूँ मैं। ज़ुबिया जैसे जाने के लिए पलटी, अगले लम्हे शम्स की मजबूत गिरफ्त में जकड़ी गई थी। पल में उसे अपने हिसार में ले चुका था। 1 साल में ये जुर्रत पहली बार इसने दिखाई थी। ज़ुबिया की जान हवा हुई थी। जाने देता हूँ मैं तुम्हें ऐसे ही। इसी कान के करीब वो धीरे से बोला। शम्स, अगर किसी ने देख लिया तो मारे जाएंगे दोनों। ज़ुबिया ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की थी, मगर नाकाम हुई थी। ये तो मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था ना। चलो ना ज़ुबी, भाग जाते हैं। इसकी मजबूत गिरफ्त में इसकी बातें ज़ुबिया रो देने को थी जब शम्स ने इसके अपने हिसार से आज़ाद किया।
नहीं शम्स, मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। अब वो सिसकियों के साथ रोने लगी थी। शम्स भी संजीदा हो गया। मतलब क्या है ज़ुबी, बेवफ़ाई करोगी मुझसे? जान से मार दूँगा तुम्हें अगर एक कदम भी मेरी मोहब्बत से पीछे हटने का सोचा भी तो। शम्स की आंखों में गुस्सा था। ज़ुबिया ने नफ़ी में सर हिलाया। बेवफ़ाई कभी नहीं कर सकती, लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियों की कोई इज़्ज़त और मुकाम नहीं हमारे माशरे में। मुझे डर लगता है शम्स का माला मेरा गला घोट देगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ना आँसू रुक रहे थे और इसकी सिसकियाँ। किसी को पता चलेगा तो कोई कुछ करेगा ना। चुप करो, रोना-धोना बंद करो अपना और मेरी बात सुनो। मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ। मेरा सेठ मुझे लाहौर बुला रहा है। वहाँ इसने नया गैराज खोला है, इसलिए चाहता हूँ कि मैं वो गैराज चलाऊँ। तनख्वाह भी डबल है और रिहाइश भी देगा। मैं पहले तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर चंद दिन बाद मैं अम्मा और मुन्नी को भी ले आऊँगा। बस किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। प्लान तो बहुत उम्दा बनाया है शम्स ने, गोया पूरा हो जाता। आरा शाम से किचन में घुसी हुई थी। शामी कबाब, नगेट्स और पास्ता इसने खुद बनाए थे। बाकी चीज़ें कामे से मंगवाई थी। जहाँ बेगम समझ नहीं पा रही थी कि आने वाला कौन था, जिसके लिए लाडो रानी ने किचन का रुख किया था। काम निपटाकर खूब दिल से तैयार हुई थी, मगर इंतज़ार ही रहा। शाम से रात हो चुकी थी, वो नहीं आया। कमाला 10 बार आकर पूछ चुका था। आरा बीबी, अगर मेहमान ने नहीं आना तो 2 कबाब ही चख लूँ। आरा पहले ही इंतज़ार के अज़ाब से गुज़र कर दिलबरश्ता हो गई थी, इसलिए कहर भरी नज़रों से कामे को देखा। तो खा ले सब कुछ और बच जाए, इसे बाहर गली के कुत्ते के आगे डाल दीजिए। ये कहकर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। रस करने के लिए भी बाहर नहीं आई। रात को जहान बेगम इसके कमरे में आई थी। वो अंधे मुँह लेटी हुई थी। बट्टो और मेरी लाडो का है मूड ख़राब तेरा। जहाँ बेगम को कभी-कभी प्यार आता था और अब आरा पे ममता कभी-कभी जोश मारती थी। कुछ ना ही अम्मा, बस आज का दिन समझ छुट्टी ली आरा ने। कल तुझे आती पहले जैसी मिलेगी। अपनी बहते आंसू पे वो तकिए पे गिरा रही थी। अच्छी तरह अब जानती माँ को प्यार आ क्यों रहा है। यह सब मतलब के रिश्ते थे। पैसे की चमक से नज़रों में मोहब्बत उभरती थी। जहाँ बेगम तो इस बात पर ही खुश हो गई थी कि बेटी कल इसे वैसी ही मिलेगी, इसलिए इसके सर पर हाथ फेर कर बोली, मेरी चंदा चल सो जा, आराम कर ले, कल अच्छे से तैयार होना, कल तुझे किसी के पास लेकर जाना है मैंने। ये कहकर जहान बेगम इसके कमरे से चली गई। मैं पागल थी जो सारा दिन इसके लिए अभी जाए रखी, भूल गई कि मैं क्या हूँ और वो क्या है। पैर में पहनने वाली जूती कीमती और नफीस भी हो तो सर पे कोई नहीं रखता, पहनता तो पाँव में ही है ना। वो भला क्यों आता, पैसे नहीं थे तो 2 घड़ी बात करना भारी था इस पर। बस जाने की जल्दी थी कि मेरे वक्त की कीमत अदा नहीं थी। ईमान है इसके दिल पे, ईमान है इसके दिल में, जभी तो बेईमानी के लिए रोका नहीं, मुझे जी भर के देखा भी नहीं। फिर मैं ये कैसे सोच लिया कि मेरे हराम के पैसों की चाय पीने आएगा। पूरी रात फ़िक्र अफ़े से रोती रही, लेकिन सुबह वही आती बन गई जो पहले थी। दिल पर कान धरना मौकूफ़ करके अपने काम में जुट गई। रात को किसी के बुलावे पर जाना था, वो खूब तैयार होकर गई थी। इस बार साड़ी पहनी थी, बालों के जोड़े पर गजरे भी लगाए थे, काजल भी आँखों से खींचकर लंबा किया था। माँ ने समझा दिया था, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, साहब सरकारी अफ़सर हैं, अगर खुश हो गया तो हज़ारों लौटा देंगे। गाड़ी 7 बजे इसके कोठे के नीचे खड़ी थी। जहान बेगम ने दोनों हाथों से बलाई ली थी आज बेटी की। हसीन तो वो थी, मगर आज तैयार बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए आँख भर के देखकर नज़र हटा ली। हाय यारी, आज तो तू कयामत ढारी है, नज़र ना लगे इस अफ़सर की। जहान बेगम की बात आती आती अस्थाई हंसी थी। माँ, अगर अफ़सर की नज़र मुझे ना लगी तो तेरी जेब कैसे भारी रहेगी। ये दुआ मत दिया कर। ये कहकर वो सीढ़ियाँ उतर गई। गाड़ी लाहौर के एक शानदार होटल के सामने रुकी थी। वो खामोशी से नीचे उतर गई। गाड़ी के ड्राइवर ने पूरे रास्ते से देखता रहा था। ये भी आम सी बात थी। जहाँ से वो आई थी वहाँ कौन नज़रों को झुकाता है। जहाँ जा रही थी, जिस लिए जा रही थी, इसे ड्राइवर कौन स अनजान था। इसलिए अपनी हमराही में एक कमरे सामने ले जाकर रुक गया। साहब अंदर है, ये कहकर चला गया। दरवाजे पे दस्तक आरा ने खुद दी। दरवाज़ा खोलने वाला खासी उम्र का था, मगर था फिट और स्मार्ट और खुश शक्ल। आती को देखकर कुछ पल देखता ही रह गया। आरा के लिए ये सब नया नहीं था। बाहर ही खड़ा देखोगे बाबू या अंदर भी बुलाओगे? ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से जाए आती ने पूछा। वो कुछ चौंका था, फिर दरवाजे से पीछे हट गया। वो अंदर दाखिल हो गई।
क्यों बार बार वहाँ जाते हो तुम? आज तो जाजिम के वालिद का सबर जवाब दे गया था, इसलिए इसके घर आते ही फट पड़े। मेरी मंजिल वही है, इसलिए कदम तो वहीं उठेंगे। क्या समझे इस बात का मतलब कि तुम बाज नहीं आओगे? जी हाँ, मैं बाज बाज नहीं आऊँगा जब तक नूरजहाँ को यहाँ ना ले आऊँ। मेरे कदम नहीं रुकेंगे। ये पागलपन है जासिम। मुझे ये पागलपन मंजूर है, पर मुझे मंजूर नहीं है। तुम अब वहाँ नहीं जाओगे। बाप गुस्से से हाँफ रहा था, चेहरे पे गहरे बीमारी के आसारात थे। सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। इस पर बेटे की जुनून ने अजियत दोहरी कर दी थी। फिर मेरे मरने की दुआ करें। जाजिम ये कहकर अपने कमरे में चला गया। गुस्से को जब्त करते करते अब पूरी तरह से हाँफने लगा था। खांसी का ऐसा दौरा उठा कि जाजिम फौरन से कमरे से निकला था। वो सोफे पे दौड़े हुए पूरी तरह से खांस रहे थे। जाजिम ने जल्दी से इन्हें संभाला, भाग कर इन्हें कमरे से इनकी दवा लेकर आया, इन्हें खुद दवा पिलाई। काफ़ी देर कमर सहलाता रहा, फिर इनकी कुछ तबीयत संभली थी। खांसी तो हट गई थी, लेकिन नकाहत से सांस अभी भी फूल रहा था। आपने सुबह से अपनी दवा नहीं ली बाबा? क्यों? जाजिम ने दवाएं देखी कि वो सुबह इन्हें देकर गया था कि वो लगा ले, वो जो कि तू की तू पड़ी थी। तुम्हें क्या फिक्र, मैं मरूं या जीऊँ? इनकी बात पे जाजिम ने तासुब से इन्हें देखा था। मुझे फ़िक्र नहीं है, मेरे लिए आपके अलावा है कौन जिसकी फ़िक्र करूँगा। काश कि मेरी जान भी आपके जिस्म को आ सके, तो पल न लगाऊँ देने में, मगर कमबख्त इस पर भी मेरा अख्तियार नहीं। वो बेबसी से गुस्सा पीते हुए बोला, बस नूरजहाँ को छोड़ दो जाजिम। वो फूले हुए सांस से बोले, पापा मुझसे मेरी ज़िंदगी मांग ले, मैं इनकार नहीं करूँगा, मगर इन्हें नहीं छोड़ सकता, अब्दुल के हाथों मजबूर हूँ। बहुत सख्त जान औरत है, नहीं मानेगी। वो धीरे धीरे फूले सांस के साथ बोले, मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, पीछे नहीं हटूँगा। आप छोड़े इस बात को, मैं सूप लाता हूँ आपके लिए, और आज के बाद दवा अपने सामने खिलाऊँगा। ये कहकर जाजिम वहाँ से उठकर किचन में चला गया। बाप कैंसर की आखिरी स्टेज पर था, लेकिन वो बेबस था। इसका बोन मैरो बाप से मैच नहीं करता था, वरना इन्हें अपनी आंखों के सामने ही उसे सकता हुआ नहीं देखता। चौथे दिन जाजिम फिर नूरजहाँ के कोटे के पास मौजूद था, मगर अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली। जाजिम ने गुस्से से कामे की तरफ देखा, जो मुंह में पान चबाते हुए इसे ऊपर जाने से मना कर रहा था। इसे नज़रअंदाज करके वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, तो कामे ने हाथ आगे बढ़ाकर रास्ता रोक दिया। नूरजहाँ बेगम ने मना किया, चल पट अब इधर से। कामे ने आंखों के इशारे से बैग से भरे मुंह को ज़रा सा उठाकर कहा, कई बोलने पान की भरत भाड़ न आ जाए। ये मेरा और नूरजहाँ बेगम का मसला है, मैं जानूँ और वो जाने, तुम बीच में मत आओ, वरना उखाड़ के फेंक दूंगा तुम्हें। जाजिम की आंखों में कहर भरा था। देखो बाबा, बड़े ऊंचे हाथ होते हैं इन औरतों के, बड़ी पहुंच है नूरजहाँ बेगम की। एक फ़ोन घुमा दिया ना तो जेल से निकल नहीं पाओगे। कोई तेरी उम्र की छोरी होती तो समझ भी आती, क्यों मरना चाहते हो इस बुढ़ी घूसट के पीछे? कामे के मुंह से ये सुनकर जाजिम की आंखों लहू रंग हुई थी। फिर तो इसने ये भी नहीं देखा कि जाने के लग कहाँ रही है, अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। बहुत से लोग जमा हो गए। शोर शराबे की आवाज़ से कोठे के सहन पे लड़कियां लकड़ी की जाल से नीचे झाँकने लगी। नूरजहाँ पुराने गानों टेप रिकॉर्डर पर लगाए सुनने में मगन थी, जब सदाबहार भाग नूरजहाँ के पास आई थी। नूरी बेगम, इस छोरे ने कामे को मार मार के लहूलुहान कर दिया, अल्लाह की कसम। नूरजहाँ जो आड़ी तख्त पे लेटी थी उठ बैठी। कौन छोरा? नूरी बेगम, वही। सदाबहार जरा सा हिचकिचाई। अरे बख्त, मुंह से फूट भी, वही क्या लगा रखा है तूने? नूरजहाँ उठकर इसी पर भड़कने लगी। नूरी, वो तेरा आशिक। सदाबहार ने नजरें झुका कर कहा। अगले लम्हे इसकी चुटिया नूरजहाँ के हाथ में थी। जो मुँह आता है बस बक देती है, जबान काट डालूं दोबारा कहा तो। ये कहकर नूरजहाँ बेगम नीचे उतर गई। चार पांच मर्दों ने बड़ी मुश्किल से जाजिम से कामे को छुड़वाया था। मुक्कों की वजह से आँख के करीब नील का निशान पड़ चुका था, होंठ से खून पानी सब बह रहा था। जाजिम को दोनों हाथों से वही दुकानदारों ने जकड़ रखा था। नूरजहाँ कहर बरसाती आंखों से इसे देखने लगी। तूने हाथ उठाया कामे पे? हाँ, उठाया हाथ। ये बकवास करेगा तो जान से भी मार दूंगा इसे। वो ऊंचे लहजे में तैस से बोला, रुक, तेरा इंतजाम तो मैं करती हूँ। सुनो लड़को, इतना मारो कि इसकी शक्ल ना पहचाने। अपनी कमबख्त ने जीना धोबा कर रखा है इस उम्र में भी। नूरजहाँ के कहने की देर थी, लड़कों ने जाजिम को मारना पीटना शुरू कर दिया। नूरजहाँ भी ऊपर आ गई। अब की बात चीखने चिल्लाने की आवाज़ ही जाजिम के ऊपर तक आ रही थी।